तो विवेक, जब हमारे पास सैलरी आना स्टार्ट होती है ना, तो मन करता है कि यार पार्टीज कर लो, कुछ खरीद लो, गाड़ी खरीद लो। मैंने क्या किया था, मैंने घर खरीदा था। कैसे हम लोग को डिसाइड करना चाहिए कि यार कितना पैसा फ्यूचर के लिए बचाना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना सेव करना है? Your target when you invest has to be to beat inflation. कि अगर मालूम मुझे 10 साल बाद रिटायर होना है, मेरे को 5 करोड़ चाहिए रिटायरमेंट के टाइम पे, तो कितना इन्वेस्ट करूँ? 50,000 per month at 12% per annum. Compounding, you will get at the end of 10 years, you will get roughly around 5 crore 10 lakh rupees. तो वो लोन पे फोन is the biggest scam running in the country right now. कैसे इन्वेस्ट करें डिफरेंट एसेट्स में, कैसे हम लोग पैसा डालें अपना? तो सबसे पहले आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये भी बता दीजिए कि कितना इन्वेस्ट करें। अगर आपको 3 साल के बाद 15 लाख की गाड़ी खरीदनी है तो रफली अराउंड 34-35,000 रुपीज यू हैव टू इन्वेस्ट टुडे पर मंथ। इंडिया में इंस्टेंट लोन के बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं मार्केट में। ये लोन के एप्स ऐसे होते हैं जो आप डायरेक्टली इंस्टॉल करते हो, आपके फोन के सारे परमिशंस ले लेता है, आपको बहुत सारे हिडन चार्जेस लगाएगा। अगर आप रिफ्यूज करते हो वो चार्जेस पे करने से तो वो आपको हरास भी करेंगे और आपको ब्लैकमेल भी करेंगे, क्योंकि आपके सारे प्राइवेट वीडियोस, फोटोज, कॉन्टैक्ट्स सभी चीज उनके पास है। अच्छा, टर्म इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, तो क्या लेने चाहिए इंश्योरेंस? हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस आप जितनी कम एज पे चालू कर लोगे उतना आपका प्रीमियम कम रहेगा। अब मेन चीज पे आते हैं, टैक्सेस। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट बताता हूँ विंस्टन चर्चिल का। उन्होंने कहा था, देयर आर ओनली 2 थिंग्स दैट आर सर्टेन इन लाइफ, फर्स्ट इज डेथ एंड सेकंड आर टैक्सेस। सो टैक्सेस तो कहीं नहीं जाने। हाय विवेक, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? आई एम ऑल्सो डूइंग गुड। तो विवेक, जब हमारे पास सैलरी आना स्टार्ट होती है ना, तो मन करता है कि यार पार्टीज कर लो, कुछ खरीद लो, गाड़ी खरीद लो। मैंने क्या किया था, मैंने घर खरीदा था। मैंने लोन लिया था उसके लिए। वी वॉन्ट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी जस्ट स्टार्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स। तो कैसे हम लोग को डिसाइड करना चाहिए कि यार कितना पैसा फ्यूचर के लिए बचाना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना सेव करना है? सो हाउ टू डिसाइड? पहले लोग क्या करते थे कि अगर आपने लाख रुपया कमाया और आपने 80,000 का खर्चा किया तो आपका 20,000 का सेविंग हुआ। हाँ। लोग इस तरह से देखते थे कि सेविंग्स कितनी है और उसके सेविंग्स के हिसाब से इन्वेस्ट करते थे। करेक्ट। बट आज की जनरेशन के लिए द फॉर्मूला एंड द मंत्रा फॉर सक्सेस इज डिफरेंट। अगर आप आज लाख रुपया कमा रहे हो तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको इन्वेस्ट कितना करना है। यस। लेट्स से 60,000 आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो यू हैव टू स्पेंड ओनली 40,000 एंड यू हैव टू लिव योर लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू द 40,000 लिमिट ओनली। Okay. सो दैट इज द मंत्रा फॉर सक्सेस फॉर टुडेज जनरेशन। Alright, तो इन्वेस्टमेंट कम्स बिफोर एक्सपेंडिचर। Exactly. And this is the point which today's generation has to understand, and that is only going to make them wealth creators. ऑलराइट, तो मुझे लगता है सेविंग से तो पैसा नहीं बनने वाला। जो आप अमाउंट सेव कर रहे हो, अगर बैंक में भी पड़ा है तो आई डोंट थिंक इतना रिटर्न भी उस चीज़ का मिलता है, और वो महंगाई बढ़ती जा रही है तो उसकी वैल्यू और कम होती जाएगी। Absolutely. Your target when you invest has to be to beat inflation. आज की तारीख में अगर इन्फ्लेशन लेट्स से 5% है या 6% है तो आपके रिटर्न्स आइडियली उससे ज्यादा होने चाहिए। बिल्कुल। सो अगर आपका पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहेगा तो यू आर एक्चुअली लूजिंग मनी, यू आर नॉट मेकिंग मनी, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है ना, बहुत सारी जगह पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहीं पर हाई रिस्क है, कहीं लो रिस्क है। हाई रिस्क इज इक्वल टू हाई रिटर्न्स भी, ये भी सुना हुआ है। Yes, absolutely. राइट। तो एक बार उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि कैसे इन्वेस्ट करें डिफरेंट एसेट्स में, कैसे हम लोग पैसा डालें अपना। श्योर। सो सबसे पहले जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस होते हैं। आपको ध्यान देना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी जब आप शुरू करते हो तो सबसे पहले आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, और आपका इमरजेंसी फंड शुड टेक केयर ऑफ 4 to 6 months ऑफ योर एक्सपेंसेस। इमरजेंसी फंड को आपको फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स या डेट म्यूचुअल फंड में रखना है, जहां पे एक फिक्स सोर्स ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है कि आपको मिलना है। एंड ये ऐसी बैंक्स पे रखिए जो टॉप 10 बैंक्स है इस कंट्री की। कितना परसेंट तक मिल जाता है इसमें रिटर्न? जनरली आपको आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो एनीवेयर बिटवीन 6 to 8% फ्लक्चुएट होता रहता है, एंड डिपेंडिंग ऑन द बैंक, द टेन्योर और आप क्या अमाउंट इन्वेस्ट करो, 6 to 8% यू कैन एक्सपेक्ट टू गेट। ऑलराइट। यू आर सेइंग कि सिर्फ बड़ी बैंक में आप ये पैसा डालो, राइट? यस। छोटी बैंक्स में क्या होता है कि अगर छोटी बैंक उतनी स्टेबल नहीं है और उतनी सेफ नहीं है तो शायद आपका पैसा आप गवा भी सकते हो। सो माय सजेशन इज कि इंडिया की जो टॉप 10 बैंक्स है उसमें रखिए। दोस टॉप 10 बैंक्स आर जनरली कंसिडर्ड टू बी वेरी सेफ इन इंडिया। ऑलराइट, ग्रेट। आई होप आप लोगों को पॉडकास्ट में मजा आ रहा होगा।
अब आगे बढ़ने से पहले देयर इज एन इन्फॉर्मेशन फॉर दोज हु वांट्स टू लर्न सिस्टम डिजाइन। हमने लर्न यार्ड पे अपना फर्स्ट सिस्टम डिजाइन बैच लॉन्च कर दिया है। द कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of March एंड दिस इज गोइंग टू बी अ लाइव कोर्स। सारी क्लासेस लाइव रहने वाली हैं एंड सारी क्लासेस वीकेंड्स पे होंगी, सो इवन प्रोफेशनल्स कैन ज्वाइन इन द कोर्स। आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं, ही हैज 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस। उन्होंने Amazon में काम किया हुआ है, फेसबुक में काम किया हुआ है एंड करंटली वर्किंग एट गूगल एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बहुत सारे सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यूज लिए भी हुए हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिटेल्ड कोर्स। पूरा कोर्स का करिकुलम आप लोग एक बार जाकर के देखो, हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है और वो डिटेल वीडियो देखने के बाद, सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद, अगर आपको कोर्स अच्छा लगता है, डेफिनेटली इनरोल। लो लेवल डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन के दोनों अलग अलग मॉड्यूल हैं, बट यू कैन इवन गेट द बंडल, उस पर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, विदाउट डिले यू कैन इनरोल इन द कोर्स, बिकॉज कुछ टाइम बाद जो फीस है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बिकॉज देयर इज अ डिस्काउंट गोइंग ऑन फॉर अ लिमिटेड टाइम। अब हम लोग पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया वो अमाउंट जो हमें इमरजेंसी में यूज करना है, जैसे कि किसी की जॉब अगर चली जाती है, आपने 6 महीने बताया है कि 6 महीने का रनवे आपके पास फिर भी पड़ा हो, करेक्ट, कुछ हेल्थ इशू आ जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन है, अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर है, जॉब अगर किसी की चली गई, सो उन सब केसेस में आपको ये इमरजेंसी फंड डेफिनेटली काम आ सकता है। गॉट इट। किसी की शादी भी इमरजेंसी में निकल आती है तो उस वाली केस में भी यूज हो जाएगा। यस यस। ऑलराइट, ठीक है। एक बार हमने अपने इमरजेंसी फंड्स में डाल दिया थ्रू फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट, देन व्हाट नेक्स्ट? देन द नेक्स्ट स्टेज इज रिस्क असेसमेंट एंड आप अपना रिस्क एपेटाइट खुद डिटरमाइन कीजिए। जैसे कि आप मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हो, हाई रिस्क लेना चाहते हो या लो रिस्क लेना चाहते हो, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप समझो, अगर आपकी एज कम है, अगर आप अर्ली 20s में हो या उसके भी पहले हो, सो इन दैट केस यू कैन आइडियली गो फॉर अ हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपकी अर्निंग कैपेसिटी नेक्स्ट 40 साल तक इजिली है। ठीक है। बट अगर आप आज 50s में हो तो आपकी रिस्क एपेटाइट थोड़ी कम होगी, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बच्चे हैं, फैमिली चला रहे हो, तो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट यू हैव टू डिसाइड विच एसेट क्लासेस एंड हाउ मच एलोकेशन इन ईच ऑफ दोज एसेट क्लासेस आपको करनी है। ऑलराइट, तो एक बार रिस्क हम लोगों ने एनालाइज कर लिया कि हम किस में फॉल करते हैं, एंड कई बार ये चीज़ माइंडसेट पे भी डिपेंड करती होगी, राइट? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। कितना मैं डाइजेस्ट कर पाऊंगा अगर मेरा लॉस हो गया तो। करेक्ट करेक्ट। सो एज अ जनरल रूल तो यही है कि हाई रिस्क के साथ आपको हाई रिटर्न्स मिलेंगे, लो रिस्क के साथ आपको लो रिटर्न्स मिलेंगे। सो अल्टीमेटली ये डिसाइड आप ही को करना है कि आप कौन से कैटेगरी में आप अपने आप को ले जाना चाहते हो। ऑलराइट, ठीक है। फिर आपने बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस वी विल बी इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट एसेट क्लासेस। Yes. सो व्हाट आर दोस क्लासेस एंड कैसे कैसे हम लोग को एसेट अपने एलोकेट करने चाहिए इसमें? यस, सो दिस इज नोन एज एसेट एलोकेशन। ओके। एसेट एलोकेशन में अगर आपका इमरजेंसी फंड आपका ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है, फिर आपको एसेट एलोकेशन पे भी ध्यान देना है। जैसे कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालोगे, डेट म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालोगे, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालोगे, कमोडिटीज में डालोगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालोगे या सिक्योरिटीज में डालोगे, वो आप ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी को मॉडरेट रिस्क लेना है तो वो 60 to 70% म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड्स है, उसमें वो लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। फिर आता है कमोडिटीज। आप कमोडिटीज में चाहे तो आप कुछ पैसा डाल सकते हो, और बाकी बॉन्ड्स वगैरह, डेट प्रोडक्ट्स है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, उसमें थोड़ा बहुत पैसा डाल सकते हो। सो 60 to 70% म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। 20 or 25% you can put in commodities, Okay. and balance you can put in debt instruments. ऑलराइट, एंड एक बार मुझे बताएंगे कि रिस्क के हिसाब से इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा रिस्क एंड रिटर्न दे सकता है? Absolutely. और कौन सा सबसे कम रिस्की है, सबसे कम रिटर्न्स? सो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। लार्ज कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, फ्लेक्सी कैप। सो उस हिसाब से अगर आप स्मॉल कैप में डालोगे तो चांसेस है कि अगर कोई कंपनी उस पर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो उसमें आपका रिटर्न ज़्यादा आएगा। कई लोग कहते हैं कि हमें वी वांट टू गो फॉर अ ट्राइड एंड टेस्टेड म्यूचुअल फंड ओनली, तो जो लार्ज कैप कंपनीज होती है उसमें पैसा डालते हैं। सो अगेन एज आई सेड, रिस्क असेसमेंट एक बहुत डिटेल प्रोसेस है। उसमें आपको बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है, और उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस में पैसा एलोकेट करना है। गॉट इट। तो म्यूचुअल फंड्स आर बेसिकली रिस्कियर, राइट? So mutual funds are relatively riskier compared to debt instruments and bonds and government securities. Commodities, on the other hand, have generally shown to give a stable growth. So अगर आप एलोकेशन इस तरह से करते हो, अगर आप तीनों एसेट क्लासेस में एलोकेट कर देते हो, डाइवर्सिफाई कर देते हो, तो क्या होगा कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम तीनों में नुकसान नहीं होगा। एंड तीनों से आपका मतलब है म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स and commodities, right? Commodities and debt instruments also, मतलब debt mutual, not just debt mutual funds, government bonds हो गए, government securities हो गए, bonds हो गए, so वो debt products में आते हैं।
ओके, डेट प्रोडक्ट्स में आते हैं। डेट प्रोडक्ट्स में एंड कमोडिटीज इज अ सेपरेट। कमोडिटीज इज अ सेपरेट कैटेगरी। ओके, वी हैव दीज 3 क्लासेस। अगर हम इसमें अपना जो एसेट्स हैं स्प्लिट करते हैं, Yes. तो उससे हमें बेनिफिट होगा, राइट? यस, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ओके। अगर इक्विटीज ऊपर जा रही है, हाँ। तो जनरली डेट इंस्ट्रूमेंट्स विल नॉट परफॉर्म वेल। ओके। ठीक है, तो वो आपके रेट्स थोड़े लो रहेंगे, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स बूम कर रही है तो ज्यादा पैसा वहां पे एलोकेट होता है। हाँ। तो डेट में कम पैसा एलोकेट होता है, सो उस केसेस में आपको रिटर्न्स डेट में कम आएंगे। ठीक है। अगर इक्विटी परफॉर्म नहीं कर रही है तो डेट विल परफॉर्म। ओके। अगर debt and commodities both are performing, probably equity may not perform. If equity is performing, probably debt and commodities both may perform. तो अगर आपने इस तरह से डाइवर्सिफाई करके रखा है तो आपको एक स्टेडी ग्रोथ मिलेगा एंड आपका पैसा बढ़ता रहेगा एंड यू विल बेसिकली क्रिएट वेल्थ एज एंड व्हेन द इकोनॉमी ग्रोज। ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि मतलब तीनों के तीनों नीचे जा रहे हैं। जनरली अगर आप पिछले 30 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो कभी भी तीनों के तीन एसेट क्लास नीचे एक साथ में नहीं हुए हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा रह गया कि कितना हम लोग रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, डेप्ट में एंड कमोडिटीज में। श्योर। सो अगर म्यूचुअल फंड्स में अगर आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज द कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसे CAGR कहते हैं, विच इज लाइक अ बेंचमार्क टू नो कि क्या रिटर्न्स मिले हैं पिछले 20 साल में या पिछले 30 साल में। तो म्यूचुअल फंड्स हैव गिवन अ ग्रोथ रेट ऑफ समवेयर बिटवीन 12 to 14%। ओके। अगर आप कमोडिटीज की बात करोगे तो ऑन एन एवरेज आपको 8 to 9% के रिटर्न्स मिले हैं। ठीक है। और डेट प्रोडक्ट्स देखोगे तो एनीवेयर बिटवीन 7 to 7.5 और 8% आपको मिल सकते हैं। ऑलराइट, ग्रेट। तो विवेक, अब हमें ये पता चल गया कि कहाँ कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना है। अब ये भी बता दीजिए कि कितना इन्वेस्ट करें। सो कितना इन्वेस्ट करना है उसके लिए एक आपको एनालिसिस करनी होगी, उसको कहते हैं गोल बेस्ड प्लानिंग। ओके। एंड गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे कि कई लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी को बच्चों की शादी करानी है, किसी को बच्चों के एजुकेशन के एक्सपेंसेस करने हैं, किसी को खुद की शादी करनी है। सो ऑन डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर गोल यू विल हैव टू डिसाइड कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। अगर आपको 3 साल के बाद 15 लाख की गाड़ी खरीदनी है, तो आज की तारीख में आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, वो अगर हमें डिसाइड करना है तो कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट होगा। और अगर हम 12% ग्रोथ रेट कैलकुलेट करते हैं तो रफली अराउंड 34,000-35,000 रुपीज यू हैव टू इन्वेस्ट टुडे पर मंथ। ठीक है। सो उसमें आपको 3 साल बाद आपको 15 लाख मिलेंगे एंड देन यू कैन अचीव योर गोल ऑफ बाइंग द कार। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमें डिसाइड करना है कि हमारे क्या गोल्स हैं, उसका खर्चा कितने आने वाला है। Exactly. एंड रिवर्स कैलकुलेशन के हिसाब से वी हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। एब्सोल्युटली। ऑसम। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। और आजकल एक ना टर्म बहुत फेमस हो रही है, अर्ली रिटायरमेंट। बहुत लोगों को अर्ली रिटायरमेंट लेनी है। पहले रिटायरमेंट होती थी 60 साल पे, करेक्ट, राइट? अब लोगों को चाहिए कि 25-30 साल पे हम लोग रिटायर हो जाए। तो उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि व्हाट इज रिटायरमेंट और हाउ टू अचीव दैट। सो फर्स्टली, retirement is not determined by age. Retirement has to be decided by a corpus that you have with which you can sustainably live the rest of your life. ओके। पुराने जमाने में कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट में जनरली लोग 60 पे रिटायर होते थे, ठीक है, बट नाउ दैट ट्रेंड इज चेंजिंग एंड एज यू राइटली सेड कि बहुत लोगों को 30 साल पे रिटायर होना है, किसी को 25 पे रिटायर होना है, किसी को 20 पे रिटायर होना है। मैंने आपसे पूछा ना क्वेश्चन, वो 5 करोड़ का जो अमाउंट था, मैंने इसीलिए पूछा था कि अगर मालूम मुझे 10 साल बाद रिटायर होना है, मेरे को 5 करोड़ चाहिए रिटायरमेंट के टाइम पे, तो कितना इन्वेस्ट करूँ? तो इस तरीके से थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ हमें ये बताइए कि हाउ टू डिसाइड अपॉन दैट। सो आई विल गिव यू अ ट्रेडिशनल एग्जांपल। अज्यूम करते हैं कि किसी एक व्यक्ति को 60 साल की उम्र पे रिटायर होना और 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस चाहिए एट द एज ऑफ रिटायरमेंट। ओके। तो उनको कितना अमाउंट आज की तारीख में इन्वेस्ट करना होगा, वो मैं आपको वो फिगर समझाता हूं अभी। अगर आप 25 साल के हो तो आपको हर महीने 2,850 रुपीज इन्वेस्ट करना है। दैट्स इट फ्रॉम टुडे टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। ओके। अगर आप 30 साल के हो तो आपको इन्वेस्ट करने हैं 5,300 रुपीज पर मंथ फ्रॉम टुडे टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। ओके। 40 साल की एज का है तो उनको इन्वेस्ट करना है 20,000 रुपीज पर मंथ। ओके। और 45 की एज का है तो उसको 43,500 पर मंथ इन्वेस्ट करना है, तब जाके उनको कॉर्पस मिलेगा 1 करोड़ का एट द एज ऑफ रिटायरमेंट। सो इमेजिन इफ यू स्टार्ट अर्ली एट द एज ऑफ 25, you have to put only 2,800 rupees per month till the age of retirement, which is 60 in our example. ओके। तो बेसिकली इससे समझ में आता है कि जैसे जैसे आप डिले कर रहे हो ना इन्वेस्टमेंट करना, Yes. वैसे वैसे बहुत ही लॉस में जा रहे हो आप बेसिकली। एब्सोल्युटली इन्वेस्टमेंट की जर्नी आप जितनी जल्दी चालू करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ऑलराइट, ग्रेट, ठीक है। और थोड़ा सा मेरा जो एम था कि भाई 5 CR, आपको लगता है 1 CR इज सफिशिएंट इनफ टू गेट रिटायर्ड?
So it totally depends on 2 points. First is what is your lifestyle, and what is the inflation that is prevailing in the market at the time when you retire. ओके जैसे कि अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो आपको कॉर्पस ज़्यादा लगेगा, अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस कम है तो आपको कॉर्पस कम लगेगा. बट आज की एज में अगर आप रिटायर होना चाहते हो एट अ यंग एज विद अ कॉर्पस ऑफ 1 crore, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया. नॉट अ गुड आइडिया. ओके ग्रेट. ठीक है, तो वी हैव कवर्ड आई थिंक एवरीथिंग इन इन्वेस्टमेंट एंड हाउ टू प्लान योर रिटायरमेंट एंड हाउ टू डू द रिवर्स कैलकुलेशन. एंड आई थिंक ये जो आपने कंपाउंडिंग इफेक्ट बताया, देर आर सेवरल कैलकुलेटर्स ऑनलाइन प्रेजेंट फॉर दिस, राइट, दैट यू कैन डू द रिवर्स कैलकुलेशन. आप अमाउंट डाल के देख सकते हैं कि अगर आपको इतना लेना है इन दीज मेनी मंथ्स विद 12% रिटर्न्स, then this should be the per month SIP that you do. Yes. अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, SIP versus putting everything at a single time, क्या preferable है? सो इसमें हर एक की अलग रिक्वायरमेंट्स होती है और हर एक की अर्निंग कैपेसिटी और कैश फ्लोज अलग होते हैं. अगर किसी के स्टेडी कैश फ्लोज है देन दे शुड गो फॉर SIP, क्योंकि आपको पता नहीं कि मार्केट कब अप होगा और कब डाउन होगा. सो आपको पूरे साल की एक एवरेज मिल जाती है SIP में. हर महीने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं. करेक्ट. तो आपको एक पूरे साल की एवरेज मिलेगी. हाँ. अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो या ऐसे बिजनेस में हो जहां पे आपको हर महीने फिक्स अमाउंट नहीं मिल रहा है, और अगर आपको एक लमसम अमाउंट मिल रहा है, देन यू विल हैव टू गो फॉर अ लमसम इन्वेस्टमेंट, कि अगर 5 लाख रुपए एक साथ आए तो वो 5 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिए. ठीक है, उसमें थोड़ा सा ये हो गया कि मार्केट रिसर्च भी कर लिया कि कब कब डाउन है, राइट. एंड माय सजेशन टू एवरीवन इज दैट यू शुड नेवर टाइम द मार्केट. मतलब आपको नहीं पता कि कब मार्केट हमें गारंटी के साथ ऊपर होगा या नीचे होगा. ओके. सो यू हैव टू आइडियली यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ सिस्टमैटिक मैनर. हर महीने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए, बट अगर आपके कैश फ्लोज उस चीज को सपोर्ट नहीं करते तो अगर लमसम आता है तो लमसम, उस केस में लमसम भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो. ऑलराइट, ग्रेट. चलो नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं, जो कि बहुत ही कैची चीज है, बहुत लोग अपने ट्रैप में फंसा लेती है, लोन्स एंड बोरोइंग्स. मैंने भी लिया था लोन, हाउस लोन लिया था मैंने, जो अभी चुकाया है. उसके बाद मैंने अपना ये स्टार्टअप शुरू किया है. सो एनी थॉट्स अपॉन दिस, कौन से लोन्स अच्छे हैं, कौन से खराब हैं, क्या लेना चाहिए? इंडिया में एक घर का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है. इट इज मोर ऑफ एन इमोशनल डिसीजन देन अ फाइनेंशियल डिसीजन. सो अगर आपने खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर कोई होम लोन ली है जिसमें आप खुद रह रहे हो, तो इट इज एन इमोशनल डिसीजन एंड यू हैव बॉट इट फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फ्रॉम अ सोसाइटीज पर्सपेक्टिव. करेक्ट. ठीक है, सो दैट इज अ गुड ऑप्शन. या बट अगर आप सोच रहे हो कि आप लोन्स घर को एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप होम लोन्स लेते रह रहे हो और फिर उसमें से आप रेंटल इनकम जनरेट करोगे और फिर आप लोन को सर्विस करोगे, सो दैट इज नॉट अ गुड आइडिया. क्योंकि आज की तारीख में इंडिया में अगर आप ग्लोबल इंडिया की पैन इंडिया एवरेज लेते हो, सो द रेंटल यील्ड इज रफली 2 to 3%. जो भाड़ा आता है हमारा, जो भाड़ा आता है, रेंटल यील्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपने 1 करोड़ का घर लिया तो उस पर आपको सालाना कितना रेंट मिल सकता है, तो वो 2 लाख से 3 लाख होगा. करेक्ट. सालाना. तो आपकी रेंटल यील्ड होगी 2% to 3%. या. लेकिन आप जो होम लोन लेते हो, दैट होम लोन इज समवेयर अराउंड 8 to 9%. यस. सो आप 8 to 9% पे कर रहे हो, सामने से आपको सिर्फ 2 to 3% इनकम हो रही है. तो एक जो गैप है, दैट गैप इज इरोडिंग योर कैपिटल. मतलब आपकी जो वेल्थ है वो इसमें डिस्ट्रॉय हो रही है. करेक्ट. टियर 1 सिटीज में आज की तारीख में ज्यादा अप्रिसिएशन का स्कोप नहीं रहा है रियल एस्टेट में. ऑफ कोर्स टियर 2 टियर 3 सिटीज में फिर भी अप्रिसिएशन का कुछ स्कोप हो सकता है, बट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, एज आई सेड, बाइंग अ होम इज नॉट अ फाइनेंशियल डिसीजन, इट इज एन इमोशनल डिसीजन इफ यू आर स्टेइंग इन द हाउस. लेकिन अगर आप वो घर में नहीं रह रहे हो, देन इट इज नॉट अ वेरी गुड फाइनेंशियल डिसीजन. ऑलराइट. मैंने भी सोचा था ये वाली चीज, जब आप मुझे बता रहे थे कि रेंट का हमें 2-3% रिटर्न मिल रहा है. Correct. और हम भर रहे हैं इंटरेस्ट 7-8% का. लेकिन घर की वैल्यू भी तो बढ़ रही है. करेक्ट. तो इट्स राइट, टियर 1 सिटीज में बहुत कम एप्रिसिएशन होती है घर की वैल्यूज में भी. And if you find a good option in a tier 2 or a tier 3 city, then it might or might not appreciate. Might or might not. But then another point that you should consider is that house is an illiquid asset. Correct. हाउस इज नेवर अ लिक्विड एसेट. अगर आपके पास वही पैसे म्यूचुअल फंड में पड़े हैं और अगर हम पिछले 30 साल की एवरेज निकालते हैं और 12% अगर आपको रिटर्न्स मिल रहे 30 साल की एवरेज है, तो म्यूचुअल फंड तो विद क्लिक ऑफ अ बटन आपको 2 दिन में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे. हाँ. आप 2 दिन में घर तो बेच नहीं सकते कभी भी. बिल्कुल नहीं बेच सकते. सो अगर आपको घर में अप्रिसिएशन 12% पर एनम से कम मिल रहा है, तो आपको घर में पैसा क्यों इन्वेस्ट करना है? क्यों फंसाना है बेसिकली वहां पर? आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है, आपकी कैपिटल ब्लॉक हो रही है. ओके, ऑसम. बाकी और भी तरीके के हमारे लोन्स होते हैं, जैसे कि मान लो कार लोन है, या आजकल बहुत लोग EMI पे फोन भी खरीदते हैं. यस. सो इनफैक्ट
आपने जो कहा कि ईएमआई पे लोग फोन खरीदते, वो लोन पे फोन इज द बिगेस्ट स्कैम रनिंग इन द कंट्री राइट नाउ, क्योंकि जैसे ही आप अपना फोन खरीदते हो और चालू भी करते हो, उसकी वैल्यू 40% डाउन हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, अगर उसको आप रीसेल कर रहे हो मिनिमम 40% आपको कम मिलेगा। सही बात तो है। आपने जैसे बॉक्स खोला और उस पे भी आप लोन ले रहे हो, लोन आप ऐसी बैंक या एनबीएफसी से ले रहे हो विच इज एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये पर्सनल लोन में कैटेगराइज होता है, तो आप हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक डेप्रिशिएटिंग एसेट खरीद रहे हो। इट इज अ वेरी बैड फाइनेंशियल डिसीजन। ओके, वी नीड टू कम आउट ऑफ दीज, वी नीड टू कम आउट ऑफ दैट ट्रैप। दिस इज अ डेट ट्रैप। लाइफस्टाइल के लिए अगर आप एक्सपेंस जो कर रहे हो और उसके लिए भी अगर आप लोन ले रहे हो, इट इज अ डेट ट्रैप, एंड सूनर यू कम आउट ऑफ इट, आप जितना जल्दी उसमें से निकलोगे उतना आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। ओके, वरना फिर आदत भी लग जाती है लोगों की, लोन ले रहे हैं उस पे चीजें खरीद रहे हैं, Exactly. भर नहीं पाते हैं कई बार, राइट? आप भर नहीं पाते हो तो उसमें से उसके कारण आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब होती है, क्योंकि आपने लाइफस्टाइल और शो ऑफ करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए हैं उसमें आपने डिफॉल्ट अगर किए या लोन में डिले किए हैं या डिफॉल्ट किए हैं, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री इंपैक्ट होगी। उसके कारण जब अगर आपको सच में घर खरीदना है उस टाइम आपको लोन नहीं मिलेगी, क्योंकि बैंक्स और एनबीएफसी को पता चल जाएगा कि आप डिफॉल्टर हो। सो ये डेट ट्रैप है, और इस डेट ट्रैप में से आप जितना जल्दी निकल सकते हो, आपको सबसे पहले इस डेट ट्रैप में से निकलने के लिए जितनी भी आप सेविंग्स कर सकते हो वो सेविंग्स करके आपको पहले इसमें से निकलना है। ऑलराइट, मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि हम लोग आर्मी क्वार्टर्स में रहते थे पहले, मेरे माय फादर इज एन एक्स सर्विसमैन, तो वहाँ पर एक आंटी थी, वो बहुत ज़्यादा खर्चा करती थी और महीने के एंड पे आकर के ना वो उधार लेती थी पैसे और लोन पे लेती थी पैसे वो। एंड यू टोल्ड मी देयर इज अ टर्म फॉर दिस, राइट? यस, इट इज कॉल्ड एज अ पेडे लोन। पेडे लोन, छोटे छोटे लोन्स ना? छोटे लोन्स होते हैं, छोटा अमाउंट होता है। पेडे लोन का मतलब क्या होता है? जनरली आपको सैलरी मिलती है इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ 25-26 तारीख तक आपका एक कैश फ्लो में क्रंच आ जाता है, एक शॉर्टेज होती है कैश फ्लो में। सो आपको लगता है कि 5 दिन 6 दिन 7 दिन या 10 दिन के लिए अगर कोई पैसा अगर आप बोरो कर सको तो आप इंटरेस्ट के साथ पे कर दोगे। तो वो जो पेडे लोन्स होती है दे आर वेरी एक्सपेंसिव। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं उसमें, एंड फॉर कैलकुलेशन पर्पस में आपको बोलता आपने 10 दिन के लिए पैसे बोरो किए और आपने 2% पे किया, बहुत छोटा सा लग रहा है तो आपको लगेगा कि 10,000 रुपए पे 2% होता ही कितना है? हाँ, इट इज ओनली 200 रुपीज। यस। सो 200 रुपया अगर आप देखोगे तो बहुत छोटी अमाउंट है, करेक्ट। बट अगर आप उसका सालाना कैलकुलेट करोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो उसका एक लेट्स डू सम मैथमेटिक्स। 10 दिन के लिए आपने 2% भरा, मतलब 30 दिन के लिए आपने 6% भरा, और एक साल के लिए आपने 72% पर एनम के रेट पे आपने पैसा बोरो किए। लगभग हमारा जो पर्सनल लोन है उससे 6 गुना। एग्जैक्टली। सो ये जो पेड लोन्स वगैरह होते हैं दे आर अगेन दे आर नॉट वेरी फाइनेंशियली प्रूडेंट डिसीजंस दैट यू कैन टेक। आपको बहुत ही सावधानी से ये सारे इस तरह की लोन्स को इस्तेमाल करना है, और जितना हो सके इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट से आपको दूर रहना है। तो विवेक, ये जो इंस्टेंट लोन्स है ना, इनको लेकर के मार्केट में कुछ स्कैम्स वगैरह भी चलते हैं? यस, इनफैक्ट इंस्टेंट लोन के बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं मार्केट में। ये लोन के एप्स ऐसे होते हैं जो आप डायरेक्टली इंस्टॉल करते हो, और जैसे ही आप इंस्टॉल करते हो वो आपके फोन के सारे परमिशंस ले लेता है, जैसे कि पिक्चर्स, वीडियोस, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन और सारे परमिशंस। ठीक है। ये ऐप आपको इंस्टेंट पैसा दे देता है बिना किसी क्रेडिट स्कोर को चेक किए, बिना आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को चेक किए, और तभी का तभी आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। Okay. और ये बहुत टेम्पटिंग होता है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि इंस्टेंट पैसा मिल रहा है। बाकी जगह पर क्रेडिट स्कोर चेक होगा, 50 चीजें करनी पड़ेंगी, डॉक्यूमेंटेशन होगी, यहाँ तुरंत पैसा मिल रहा है। हाँ, ये एप्स आपको बहुत सारे हिडन चार्जेस लगाएगा, बहुत ही एक्सट्रीमली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज करेगा, और जब आप रीपे करने जाओगे वो और चार्जेस आप पे लेवी कर देगा। और अगर आप रिफ्यूज करते हो वो चार्जेस पे करने से, तो वो आपको हरास भी करेंगे और आपको ब्लैकमेल भी करेंगे, क्योंकि आपके सारे प्राइवेट वीडियोस, फोटोज, कॉन्टैक्ट्स सभी चीज उनके पास है। अच्छा। ऐसे भी केसेस पास में हुए हैं जहां पे लोगों ने सुसाइड किया है ऐसे लोन एप्स के कारण। अच्छा। सो सबको ये ऐप से बहुत ही संभल के रहना चाहिए। हो सके तो लोन लीजिए ही मत, और लो तो डेफिनेटली ऐसे ऐप से मत लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमने लोन्स की बात कर ली, जो कि एक रेड फ्लैग है। लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस के लिए क्या होता है ना, जैसे ही आप बोलते हैं मुझे इंश्योरेंस चाहिए, 50 लोग घर पे आके आपके बैठ जाते हैं कि ये इंश्योरेंस लो। इनफैक्ट जो हमारे लोकल में काफ़ी लोग बेच रहे होते हैं, हमारे नेबर्स कई बार बेच रहे होते हैं इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस। तो क्या लेने चाहिए इंश्योरेंस? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंश्योरेंस एज अ प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड। इंश्योरेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस जिसको हम मेडिक्लेम कहते हैं, और एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस आप जितनी कम एज पे
चालू कर लोगे उतना आपका प्रीमियम कम रहेगा। हाँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 लाख की पॉलिसी लेते हो फॉर हेल्थ इंश्योरेंस एंड अगर आपकी एज सिर्फ 25 ईयर्स की है तो आपका इंश्योरेंस आपका प्रीमियम जो है बहुत कम होगा। हाँ। लेकिन वो सेम 10 लाख की पॉलिसी अगर आप 25 के बदले 50 साल पे लेते हो तो आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई होगा। ओके। सो जितना जल्दी चालू करेंगे उतना आपका फायदा है। ठीक है। अब आते हैं लाइफ इंश्योरेंस पे। लाइफ इंश्योरेंस में एक होता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस और एक होती है यूलिप पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी, एंडोमेंट प्लान और वगैरह वगैरह। इंडिया में ऐसा कहा जाता है दैट इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में, इट इज ओनली द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी विच अर्न्स मनी एंड द एजेंट हु इज सेलिंग। करेक्ट। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम होता है उसमें से बहुत ज्यादा एक कमीशन मिलता है एजेंट को। उसके लिए एजेंट्स आपको सारी पॉलिसीज ऐसी बेचेंगे जो शायद आपके फायदे की नहीं लेकिन उनके फायदे की है। हाँ। सो माय सजेशन इज लाइफ इंश्योरेंस होना जरूरी है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ प्योर बेसिक टर्म लाइफ पॉलिसीज ही लीजिए। ठीक है। टर्म लाइफ पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो ही आपकी फैमिली को पैसा मिलेगा। उसमें ऐसे आपको कोई ऐसी स्कीम नहीं होगी कि आपने जितना प्रीमियम पे किया वो आपको कैशबैक मिल जाएगा। आप अगर 20 साल तक प्रीमियम दोगे और अगर आप नहीं मरे तो आपके फैमिली को हम इतना इतना पैसा दे देंगे, ऐसी कोई स्कीम्स उसमें नहीं होती है। टर्म लाइफ में ऐसा ही होता है, प्लेन जो प्योर प्लेन वेनिला टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें आपने सिर्फ प्रीमियम दिया है एंड ओनली इन केस ऑफ डेथ आपके फैमिली को पैसा मिलेगा। ओके। देयर इज नो कैशबैक स्कीम, देयर इज नो अदर फैमिली बेनिफिट्स और एनीथिंग, उसमें कुछ नहीं होता। परफेक्ट। तो हमें वो वाली स्कीम्स चूज करनी चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि जो टर्म लाइफ पॉलिसी होती है उसका प्रीमियम रिलेटिवली बहुत कम होता है। तो अगर आप जो पैसा सेव कर रहे हो प्रीमियम में वो खुद आप इन्वेस्ट करोगे तो यू विल मेक बेटर रिटर्न्स कंपेयर्ड टू गिविंग इट टू एन इंश्योरेंस कंपनी व्हिच विल देन इन्वेस्ट ऑन योर बिहाफ इन अ होल लाइफ पॉलिसी, यूलिप पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी। ओके। बिल्कुल बिल्कुल, खुद से कर लो इन्वेस्ट। अगर खुद से इन्वेस्ट कर लो। क्यों? मतलब इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप दोगे तो वो भी वहीं पे इन्वेस्ट करने वाले जहां आप करने वाले हो, तो खुद से ही कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो ये तो गई हमारे इंश्योरेंस की बात। अब मेन चीज पे आते हैं, टैक्सेस। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट बताता हूँ विंस्टन चर्चिल का। उन्होंने कहा था, देयर आर ओनली टू थिंग्स दैट आर सर्टेन इन लाइफ, फर्स्ट इज डेथ एंड सेकंड आर टैक्सेस। सो टैक्सेस तो कहीं नहीं जाने। एट बेस्ट आप क्या कर सकते हो, आप टैक्स की प्लानिंग कर सकते हो। आई विल नेवर एडवाइस कि आप टैक्स इवेजन कीजिए। ठीक है? क्या टैक्स? टैक्स इवेजन। इवेजन क्या होता है? इवेजन मतलब टैक्स की चोरी। अच्छा। हाँ, टैक्स की चोरी मत कीजिए। काफी सारे लेजिटिमेट वेज है, काफी सारे लीगल रास्ते हैं जहां से आप टैक्स को प्लान कर सकते हो और आपकी टैक्स लायबिलिटी को लीगली कम कर सकते हो। अगर आप टैक्स प्लानिंग की बात करते हो तो यहाँ पे इंडिया में जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें दो टाइप की रेजिम्स है। एक होती है जिसको कहते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम और एक होती है न्यू टैक्स रेजिम। बिल्कुल। ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको इन्वेस्टमेंट्स पे आपको 80C सेक्शन 80C में आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स कुछ है, अगर उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है। टैक्स डिडक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपकी टोटल इनकम है 10 लाख रुपीस और आपने 1.5 लाख रुपया अगर इन्वेस्ट किया है तो आपकी टोटल इनकम को सिर्फ 8.5 लाख ही कैलकुलेट किया जाएगा। अच्छा। और उसके हिसाब से आपको टैक्स भरना है। तो वो जो 1.5 लाख है वो आप कहीं पर ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो, रिकमेंडेड होंगी वो जगह, और उन 1.5 लाख पे टैक्स नहीं कटेगा, राइट? एग्जैक्टली। सो वो आपकी इनकम में से डिडक्ट हो जाएगा, उसके लिए इसको टैक्स डिडक्शन कहते हैं। ओके। इट कम्स अंडर 80C। एक बार इसका भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि क्या क्या आता है इसके अंदर 80C के अंदर। सो 80C में आता है आपका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड के जो पेमेंट्स आपके जाते हैं। अगर आपने ELSS म्यूचुअल फंड में डाला है पैसा, ELSS म्यूचुअल फंड इज इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। सो देयर आर सर्टेन म्यूचुअल फंड स्कीम्स जिसमें अगर आप हर महीने अगर कुछ पैसा डालते हो या लमसम भी डालते हो तो आपकी एक सेविंग भी हो जाती है, वो इन्वेस्टमेंट भी हो गई, वो इन्वेस्टमेंट ग्रो होगी और इस साइड पे आपने उस पर टैक्स भी नहीं भरा, टैक्स भी बचा लिया। सो बेसिकली इट इंसेंटिवाइजेस यू टू इन्वेस्ट मनी। ओके, ग्रेट। यस। ऑलराइट, आई थिंक इसमें हमारे लोन्स भी आ जाते हैं ना, अगर हम लोग ने होम लोन लिया है। यस, होम लोन लिया है तो होम लोन के दो सेक्शन आते हैं। एक होता है कि आपने होम लोन का जो प्रिंसिपल रीपे किया वो आप 80C में डिडक्शन ले सकते हो। वो भी 80C के अंदर आ जाएगा। 80C के अंदर अप टू 1,50,000 आ सकता है। ठीक है। और दूसरा आता है अंडर सेक्शन 24 जिसे कहते हैं कि होम लोन का जो इंटरेस्ट रीपे करते हो आप, इंटरेस्ट पे करते हो, उस पे आपको एक डिडक्शन मिलता है अप टू 2 लाख रुपीस पर पर्सन। अच्छा। अगर आपने जॉइंट नाम पे प्रॉपर्टी ली तो अगर आपने लेट्स से अगर आपने हस्बैंड वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी ली है तो दोनों को वो 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा।
दोनों को 2-2 लाख रुपए? 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा अगर आप दोनों ने रीपे किया, इंटरेस्ट का पेमेंट किया है तो। ऑलराइट, तो बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो होम लोन की 2 चीज़ें होती हैं बेसिकली। आप तो एक जो प्रिंसिपल पे कर रहे हो, एक आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो इंटरेस्ट वाला जो सेक्शन है वो अलग सेक्शन है, उसमें आप 2 लाख पर पर्सन पे टैक्स बचा सकते हो। और जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है ना वो 80C के अंडर है। वो 80C के अंडर आता है, तो वो भी दोनों क्लेम कर सकते हैं। जॉइंट प्रॉपर्टी अगर है तो दोनों क्लेम कर सकते हैं। बेसिकली 80C का कैप 1.5 लाख का ही है। उसमें आप चाहे इन्वेस्ट कर दो म्यूचुअल फंड में या टर्म इंश्योरेंस ले लो। टर्म इंश्योरेंस इतना महंगा नहीं आता होगा, उतना महंगा नहीं है। हाँ, तो आई थिंक मैंने अपने टाइम में ELSS में डाला था, तो बहुत लोग अपने अपने तरीके से डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। ग्रेट, तो ये तो हो गई सेविंग्स। इज देयर एनी अदर सेक्शन दैट वी नीड टू नो अबाउट? यस, अंडर द ओल्ड टैक्स रेजिम, ये जितने भी डिडक्शंस की बात करते हैं वो सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में आते हैं। न्यू टैक्स रेजिम में देयर आर नो डिडक्शन। उसमें कुछ नहीं है, उसमें कोई डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने उस तरह से फैक्टर किया है कि आपको एक लोअर टैक्स रेट लगेगा ऑन द इनिशियल इनकम, सो वो आपको ऑलरेडी बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है। बट अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाते हो और अगर आप अपने टैक्सेस को अच्छी तरीके से प्लान करते हो तो आप उसमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो। अगर आप होम लोन ले रहे हो, अगर आप इंटरेस्ट होम लोन का इंटरेस्ट का क्लेम कर रहे हो, मेडिक्लेम का जो होता है वो 80D में आता है। सेक्शन 80D में मेडिक्लेम का जो प्रीमियम आप भरते हो वो 80D में आता है। सो अगर आप मेडिक्लेम भी लेते हो तो वो भी आपको एक डिडक्शन मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन एज एंड वेदर यू आर टेकिंग ओनली फॉर सेल्फ और फैमिली। और अगर फैमिली में ले रहे हो, पेरेंट्स के ले रहे हो, तो वो सीनियर सिटीजन है या नहीं है, ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं। उसके अलावा अगर आप HRA ले रहे हो, जिसे हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं, समझो अगर आपने होम लोन नहीं ली है और अगर आप किसी के घर पे, मतलब अगर आपने हाउस को रेंट पे लिया है, तो कई एम्प्लॉयर्स आपको एक हाउस रेंट अलाउंस देते हैं एज पार्ट ऑफ ए पैकेज। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 10 लाख रुपीज का पैकेज है तो उसमें से मे बी 2 lakhs और 3 lakhs विल बी हाउस रेंट अलाउंस। सो वो जो हाउस रेंट अलाउंस होता है वो अगर आपने एक्चुअली स्पेंड किया है, आपने किसी को वो रेंट पे किया है, तो आप उसको डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। उसको कैलकुलेट करने के 3-4 अलग क्राइटेरिया है एंड उसके डिपेंडिंग ऑन आपका सैलरी, आपकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, आप कौन से शहर में रह रहे हो, और आपकी कंपनी ने, आपके एम्प्लॉयर ने किस तरह से HRA का अलाउंस आपको दिया है और एक्चुअली आपने रेंट कितना पे किया है, उसके बेसिस पे एक HRA की आपकी एलिजिबिलिटी सेट होती है। एंड अगर आपने वो एक्चुअली पे किया तो आप क्लेम कर सकते हो। ऑलराइट, कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी आता है कि मान लो हम तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हम अपने घर को ही हमने ऑफिस की तरह यूज़ कर लिया, तो क्या हम ये जो HRA का पैसा है ये हम अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं एज अ रेंट और उस पर फिर टैक्स क्लेम कर सकते हैं? अगर आपके पेरेंट्स के नाम पे घर है और अगर आपने उनको रेंट दिया है तो लीगली आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन उसकी कुछ क्राइटेरिया और कंडीशंस है। एक तो सबसे पहले आपका एक रेंट अग्रीमेंट होना चाहिए। अगर उस रेंट अग्रीमेंट को रजिस्टर कराते हो तो इट इज इवन बेटर। दूसरा होता है कि आपके रेंट की रिसीट्स आपके पास होनी चाहिए। और तीसरा होता है कि आपने एक्चुअली वो रेंट पे किया है। हाँ। और आपने जिनको पे किया है उन्होंने वो रेंट को इनकम दिखाया उनके रिटर्न में, तो फिर वो चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या कोई और थर्ड पार्टी हो, एज सच लीगली इसमें फर्क नहीं पड़ता है। ओके, ऑलराइट, आई थिंक दिस इज अ क्लीन थिंग। पर ये है कि वो जो इनकम ले रहे हैं पेरेंट्स या फिर जो भी ले रहे हैं, they need to pay taxes on. Yes, they will have to pay taxes on the rent. All right, great. So I think we have covered everything about taxes. And income tax की जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पर एक कैलकुलेटर भी अवेलेबल है to calculate कि आप कितना टैक्स पे करोगे if you are going into old regime versus new regime, right? Yes, incometax.gov.in पे आप जा सकते हो आप, और वहाँ पे आपको कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो पैरामीटर्स में आप सिर्फ आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए एंड देन यू कैन कैलकुलेट टोटल टैक्स लायबिलिटी अंडर ओल्ड रेजिम एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी अंडर न्यू रेजिम, तो आपको इंस्टेंटली आंसर मिल जाएगा 2 मिनट के अंदर। ऑलराइट, ग्रेट। बाकी बहुत सारी ना ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे अर्निंग पे डिपेंड करती हैं। बहुत सारी पर्सनलाइज चीज़ें होती हैं जो लोग पूछते हैं। आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज कि विवेक से ये क्वेश्चन पूछना, बहुत ही पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं वो। इफ़ यू वांट टू डू अ डिटेल्ड सेशन विद विवेक, द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। आप लोग जाकर के डायरेक्टली विवेक से बात कर सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स और मे बी टैक्सेस। ही विल हेल्प यू आउट, ठीक है? तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड विवेक हैज़ हेल्प्ड अ लॉट ऑफ बिजनेसेस टू गो आउटसाइड इंडिया एज वेल। तो अगर आपका भी ऐसा कुछ बिजनेस है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू हिम। आप लिंक्डइन पे होंगे, आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ योर लिंक्डइन इन डिस्क्रिप्शन, राइट? ऑलराइट विवेक, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट थी। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग दिस विद अस। थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू।